वेलकम टू HIC साइंस क्लासेज। स्वागत है आपका HIC साइंस क्लास पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं इतिहास के प्राचीन इतिहास से टॉप 50 प्रश्नों को। साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास रखा गया है। साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सभी आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। साथियों, वीडियो आपको पूरी लास्ट तक देखनी है क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होंगे और आपका कितना सही हुआ है इसको भी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपसे लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमको किस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमको पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है मानव को आग की जानकारी कब हुई। मानव को आग की जानकारी कब हुई। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन दिया है उच्च पूर्व पाषाण काल, तीसरा दिया है नव पाषाण काल और चौथा दिया है उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न पूर्व पाषाण काल में मानवों को आग की जानकारी हुई थी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, यहाँ पर एकदम बेसिक से प्रश्न लिए गए हैं, वीडियो आपको पूरी देखनी है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कुंभकारी कब से प्रारंभ हुई। कुंभकारी कब से प्रारंभ हुई। कुंभकारी मतलब बर्तनों को, जो मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं या फिर मिट्टी के जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं उसको कुंभकारी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी दिया है नव पाषाण काल, ऑप्शन सी दिया है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी दिया है हड़प्पा काल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नव पाषाण काल से। साथियों, नव पाषाण काल से कुंभकारी प्रारंभ हुई है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है पशुपालन का साक्ष्य संबंधित है। पशुपालन का साक्ष्य संबंधित है। पशुपालन मतलब पशुओं को पालने का साक्ष्य जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी है हड़प्पा काल, ऑप्शन सी है वैदिक काल से और ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से पशुपालनों का साक्ष्य संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वे किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है वरुण की, ऑप्शन सी है इंद्र की, ऑप्शन डी है अग्नि की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति की। सैंधव सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है सैंधव सभ्यता, जो हमारी सैंधव सभ्यता थी यह किस स्वरूप में थी। सैंधव सभ्यता, ऑप्शन है कृषि प्रधान में, ऑप्शन बी है नगरीय सभ्यता में, ऑप्शन सी है ग्रामीण सभ्यता में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सैंधव सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता में विकसित थी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या दिया है। अगला प्रश्न आपको दिया है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ऑप्शन में है गढ़ी, ऑप्शन बी है अन्ना सागर, ऑप्शन सी है बृहद स्नानागार, ऑप्शन डी है 2 मंजिले भवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अन्ना सागर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। साथियों, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, आपको एक मतलब अच्छे से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न दिया है भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए है हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी है वैदिक काल से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से, ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा काल से। भारत में मूर्ति पूजा हड़प्पा काल से प्रारंभ हुई है, ऐसा माना जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हड़प्पा के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए चहुंदादो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी है कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा से देखने को मिले हैं। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मा, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र जी हैं। ठीक है, इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राजा परीक्षित
सर्वप्रथम राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी है महाभारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में सर्वप्रथम राजा परीक्षित का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन बी है ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन सी है महाकाव्य से, ऑप्शन डी है सूत्र काल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल से राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था? ऑप्शन ए है शतमान, ऑप्शन बी है कृष्णल, ऑप्शन सी है निष्क, ऑप्शन डी है पंचमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा है? निष्क है। साथियों यह आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप किसी पेज में लिख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो हमारा वह ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार है। स्वेच्छा का मतलब सबसे पहले हम जानेंगे। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, किसी को कोई भी चीज़ अपनी इच्छा से देना स्वेच्छा कहलाता है। उसी प्रकार लोग अपनी इच्छा से राजा को जिस उपहार को देते थे उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारा, ऑप्शन बी है भोग, ऑप्शन सी है बलि, ऑप्शन डी है उधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलि। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए। ऑप्शन है 1008, ऑप्शन बी है 1018, ऑप्शन सी है 1028 और ऑप्शन डी है 1038। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1028 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन ए है सोम, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है शिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। इसी क्रम में देखिए अगला प्रश्न क्या दिया? अगला प्रश्न है वैदिक काल में इंद्र के बाद, देखिए उस प्रश्न ने हमसे क्या पूछा था? इंद्र। उसमें पूछा वैदिक काल के प्रमुख देवता, इसमें पूछ रहा है वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन है प्रजापति, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है शिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। ठीक है। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरी पूजा या फिर दूसरे प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? अग्नि माना जाता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न दिए वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 संख्या है। ठीक है, वेदांग की कुल 6 संख्या है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश, ऑप्शन बी है एशिया माइनर, ऑप्शन सी है आर्कटिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिण रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया माइनर। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है वराहमिहिर, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है पतंजलि का संबंध किस रचना से है? पतंजलि का संबंध किस रचना से? ऑप्शन है अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है महाभाव्य, ऑप्शन सी है दिव्य वदान, ऑप्शन डी है चरक संहिता का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभाव्य से। पतंजलि का संबंध महाभाव्य से है। चलिए अगला प्रश्न दिया है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में कौन सा मुख्य था? उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में कौन सा मुख्य था? ऑप्शन ए है तांत्रिक अनुसंधान, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी है कर्मकांड, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मकांड। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन ए है छंदोग्योपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है महाभारत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद वर्णित है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंद्र की, बी है अग्नि की, सी है प्रजापति की, डी है बृहस्पति की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये, प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन समय में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यह आपके लिए। ऑप्शन ए है महाभारत में, ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी है छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। इसी क्रम में देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन ए धर्म से, ऑप्शन बी व्याकरण से, ऑप्शन सी छंद से, ऑप्शन डी है शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह व्याकरण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, कावेरी पट्टनम किसका मुख्य बंदरगाह था? ऑप्शन ए है चेरों का, ऑप्शन बी है चोलों का, ऑप्शन सी है शकों का, ऑप्शन डी है सातवाहनों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोलों का। कावेरी पट्टनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए क्या दिया। अगला प्रश्न दिया, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा है? संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा था? ऑप्शन बी है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है धातु उद्योग, ऑप्शन सी है मसाला का, ऑप्शन डी है हाथी दांत का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संगम काल में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कलिंग राज्य भारत में किस राज्य में स्थित था? कलिंग राज्य भारत में किस राज्य में वर्तमान में स्थित था? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है ओडिशा में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है, अशोक ने किस शिलालेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? अशोक के किस शिलालेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? ऑप्शन ए है वाराहमिहिर, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था? मौर्य काल का मानक सिक्का, इसमें मानक सिक्का पूछा गया है। ऑप्शन ए है मासक, ऑप्शन बी है निष्क, ऑप्शन सी है कृष्णल, ऑप्शन डी है पैसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मौर्य काल का मानक सिक्का कृष्णल था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए है विशाखादत्त, ऑप्शन बी है विश्वगुप्त, ऑप्शन सी है भट्ट स्वामी, ऑप्शन डी है राजशेखर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी विश्वगुप्त था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया? अगला प्रश्न दिया है, पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऑप्शन ए दिया है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी है अजातशत्रु का, ऑप्शन डी है अशोक का। तो पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन, जो ये पाटलिपुत्र प्रशासन दिया गया है, इसका वर्णन किस में है? तो अर्थशास्त्र में इसका वर्णन दिया गया है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया है, सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन है? देखिए इसमें विदेशी राजदूत पूछा गया है। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन बी है इब्न बटूता, ऑप्शन डी है मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज था। ठीक है, सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत मेगस्थनीज था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन बी है कनिंघम को, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल को, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स को। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेस को। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा सभी के लिए। ऑप्शन ए है बोधगया में, ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए है अजातशत्रु के, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त के, ऑप्शन सी है अशोक के, ऑप्शन डी है बिंदुसार के। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था। ऑप्शन है आर्य शैली में, ऑप्शन बी है द्रविड़ शैली में, ऑप्शन सी है ग्रीक रोमन शैली में, ऑप्शन डी है पार्सियन शैली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक रोमन शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया? अगला प्रश्न दिया है, तीसरी बौद्ध संगीत किस शासक के समय हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीत किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु के, ऑप्शन सी है अशोक के, ऑप्शन डी है कनिष्क के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के समय में। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था जो वर्तमान में कहाँ है? यानी लुम्बिनी वन के बारे में आपसे पूछ रहा है। लुम्बिनी वन वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन है नेपाल में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है पिपरहवा में, ऑप्शन डी है गया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नेपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन बी है दीर्घ निकाय में, ऑप्शन सी है विनय पिटक में, ऑप्शन डी है विभाषा में, विभाषा शास्त्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, एलोरा में गुफाएं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्धों से, ऑप्शन बी है बौद्धों और जैनों से, ऑप्शन सी है हिंदुओं और जैनों से, ऑप्शन डी है हिंदुओं बौद्धों और जैनों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुओं बौद्धों और जैनों से संबंधित है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्प फण है? किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्प फण है? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है आदिनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जैनों को, ऑप्शन बी है बौद्धों को, ऑप्शन सी है वैष्णववादियों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनों को। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है अजितनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। साथियों यह आपके लिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसी क्रम में चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए इसके दो प्रश्न बनते हैं, एक 24वां और एक प्रथम। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए दोनों। और अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है, किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया, किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन है मौर्य ने, ऑप्शन बी है कुषाण ने, ऑप्शन सी है हिंद यवन ने, ऑप्शन डी है गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंद यवन ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन ने चलवाए थे। अगला प्रश्न ये है, बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ का, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी है अशोक का और ऑप्शन डी है अजातशत्रु का। साथियों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमको बताना है और वीडियो आपको कैसी लगी इसको भी बताना है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।